हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑफेंस ऑफ रेप भारतीय न्याय संहिता में दिए गए वन ऑफ द मोस्ट ग्रीवियस और सीरियस ऑफेंसेस में से एक है। तो जब ये ऑफेंस ऑफ रेप किसी इंडिविजुअल द्वारा किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कमिट किया जाता है, तब वहां ये एक्ट ऑफ रेप सिर्फ विक्टिम की डिग्निटी और सोल को ही क्रश नहीं करता, बल्कि ये छोड़ता है सोसाइटी पर एक लार्जर इम्पैक्ट। अब कोई भी ऐसा फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट जो कि सामने वाले की मर्जी के बिना किया जा रहा है, उसे कंसिडर किया जाता है एज अ रेप सब्जेक्ट टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लेकिन सिचुएशन वहां ट्रिकी हो जाती है जब यही एक्ट ऑफ रेप किया जाता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के द्वारा, लाइक अ टीचर और हॉस्पिटल स्टाफ और अ पुलिस ऑफिसर और इवन बाय द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आज का हमारा ये केस रेप की कुछ इन्हीं डायमेंशंस को हमारे सामने रखता है। हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस केस का नाम देख लीजिए, राकेश वालिया वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड अनदर 2025 लाइव लॉ SC 282। तो अब बात करते हैं इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये हैं एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। इनका नाम होता है राकेश वालिया और ये ही इस केस में है एपिलेंट। वाइल ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हैं ये हैं इस केस में कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट। अब यहाँ कंप्लेनेंट कुछ एलिगेशंस लगाती हैं एपिलेंट पर। कंप्लेनेंट ये कहती हैं कि एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए वो एपिलेंट से मिली थी, जहाँ एपिलेंट ने उन्हें एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की जिस कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था, और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद यहाँ कंप्लेनेंट अनकॉन्शियस हो जाती हैं। फिर कंप्लेनेंट के अनकॉन्शियस होने के बाद एपिलेंट यहाँ कंप्लेनेंट का रेप कर देते हैं। ये एलिगेशंस लगाई थी कंप्लेनेंट ने एपिलेंट के ऊपर, लेकिन इन सभी एलिगेशंस को रिफ्यूज करते हुए एपिलेंट ये कहते हैं कि हाँ, वो मिले जरूर थे कंप्लेनेंट से, उनकी सर्विसेज जो वो ऑफर करती हैं उनके रिगार्ड में, लेकिन ये जो भी मीटिंग हुई थी बिटवीन एपिलेंट और कंप्लेनेंट, ये थी एपिलेंट की बुक्स का प्रमोशन करने के लिए, जिन बुक के ऑथर थे खुद यहाँ एपिलेंट। ये बुक्स एपिलेंट ने खुद लिखी थी, जिनका प्रमोशन करने के लिए वो बेसिकली कंप्लेनेंट से मिलते हैं। अब एपिलेंट का यहाँ ये भी कहना था कि जो भी बुक्स का प्रमोशन यहाँ वो करवाना चाहते थे, उनमें से कुछ बुक्स उनकी बेस्ट सेलर्स थी। तो जब कंप्लेनेंट के द्वारा एपिलेंट पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं रेप के, तो इसी चीज के चलते यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाती हैं अगेंस्ट द रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो एपिलेंट है, जो राकेश वालिया है, वो अप्रोच करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को इन्हीं प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करने के लिए। लेकिन जब वो इन प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करने के लिए एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में डालते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट ये पिटीशन डिसमिस कर देता है, जिसके चलते जो भी प्रोसीडिंग्स यहाँ इनिशिएट हो रखी थी वो एज इट इज रहती हैं और उन्हें क्वॉश नहीं किया जाता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड को डिस्कस करने की ज़रूरत है। देखिए, यही दोनों सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 और 64 हैं। तो आप अगर इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी याली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑफेंस ऑफ रेप के साथ साथ उससे जुड़ी पनिशमेंट के प्रोविजंस को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में यानी कि राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप इस वीडियो पर जा सकते हैं और इन सभी प्रोविजंस को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एक आर्म्ड ऑफिसर, जो कि एक रिटायर्ड आर्म्ड ऑफिसर हैं, उन पर एलिगेशंस लगते हैं रेप के। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक ऐसा पर्सन जो कि आर्मी में, जिस पर रेप के एलिगेशंस लगे, तो उसको कौन सा प्रोविजन गवर्न करता है ये भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 का क्लॉज C बात करता है मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में। अब अगर कोई मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है जो कि डिप्लॉय हो रखा है एक ऐसे एरिया में, जिस एरिया में उसे डिप्लॉय किया गया है किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उस एरिया में, जिस एरिया में उसका डिप्लॉयमेंट हो रखा है, उस एरिया में अगर वो किसी वुमेन का रेप कर देता है, तो इस चीज को कवर किया जाता है अंडर सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज C के अंडर। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए ही क्यों गए, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की बात हुई है जो रेप कमिट कर सकते हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो गए या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हो गए या फॉर दैट मैटर पब्लिक सर्वेंट हो गए। देखिए, वो इसलिए क्योंकि जब ये ऑफेंस ऑफ रेप कुछ इंडिविजुअल्स द्वारा कमिट किया जाता है, जिन जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, तो इस चीज को ज्यादा ग्रीवियस माना जाता है। इस ऑफेंस ऑफ रेप की कैटेगरी को ज्यादा सीरियस और ग्रीवियस माना जाता है इन नेचर। आप जैसा कि देख सकते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल रेप कमिट करता है जो कि एक पब्लिक सर्वेंट, एक पुलिस ऑफिसर, एक डॉक्टर, एक टीचर नहीं है,
तो उस सिचुएशन में उसे सेक्शन 376 क्लॉज 1 गवर्न करता है। लेकिन वहीं अगर यही चीज कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स कमिट करते हैं तो उस सेम चीज को सेक्शन 376 क्लॉज 2 गवर्न करता है, जो कि मोर सीरियस सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब इनकी पनिशमेंट में भी आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जहां अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 1 तो उसे रिग्रेस इंप्रीजनमेंट मिनिमम 10 ईयर्स की मिल सकती है, जिसे लाइफ इंप्रीजनमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ वही चीज सेक्शन 376 क्लॉज 2 में भी मेंशन है। आपको ये चीज सेम लग रही होगी, लेकिन ये सेम नहीं है, यहाँ पे एक स्लाइड डिफरेंस है। यहाँ जो भी पर्सन सेक्शन 376 क्लॉज 2 के अंडर कन्विक्ट होता है उसे 10 साल की रिग्रेस इंप्रीजनमेंट तो दी जाती है, साथ ही साथ उसे लाइफ इंप्रीजनमेंट दी जाती है, जो लाइफ इंप्रीजनमेंट होती है फॉर द रिमाइंडर ऑफ इट्स नेचुरल लाइफ। मतलब जो भी लाइफ इंप्रीजनमेंट यहाँ दी जाएगी इंडिविजुअल को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक्यूज की जितनी भी जिंदगी बची होगी वो उसे जेल में ही काटनी पड़ेगी। मतलब यहाँ उस पनिशमेंट का किसी भी तरीके का कम्यूटेशन या रेमिशन पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब इस केस को अपील किया गया टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो 2 जजेस की बेंच को यहाँ कंस्टिट्यूट किया गया, जिस बेंच में प्रेजेंट थे जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन। अब ये बेंच यहाँ ये कहती है कि ये कुछ इस तरीके का केस था जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के पास पावर थी कि वो अपनी पावर जो उन्हें सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है, उन पावर का एक्सरसाइज करके दिल्ली हाई कोर्ट यहां एपिलेंट के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रखी थी उन्हें क्वॉश कर सकता था। लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा किया नहीं, और जिसके चलते जो भी प्रोसीडिंग्स यहां एपिलेंट के अगेंस्ट इनिशिएट हो रखी थी वो एज इट इज रही, उन्हें क्वॉश नहीं किया गया। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो सेक्शन 482 जो है वो बात करता है हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स के बारे में। सेक्शन 482 ये कहता है कि इस कोड में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को लिमिट कर सकता है या अफेक्ट कर सकता है ऐसे ऑर्डर बनाने से जो ऑर्डर यहाँ नेसेसरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, या जो ऑर्डर यहाँ नेसेसरी है किसी कोर्ट के प्रोसेस से जुड़ी एब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए। अब मोटे तौर पर ये सेक्शन सिंपली ये बात करता है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। हाई कोर्ट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हाई कोर्ट को ये लगता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी चाहिए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, अब यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ ये कहते हैं कि सेक्शन 482 का यूज़ करके जो सेम सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, उन सेक्शंस का यूज करके हाई कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि वो प्रोसीडिंग्स को क्वॉश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। सो अब इस केस में और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन की गई हैं, तो एक एक करके उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि जो भी कंप्लेंट यहाँ कंप्लेनेंट के द्वारा डाली गई थी वो प्रोसेस ऑफ लॉ का एब्यूज है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट्स को छोड़कर कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि ये बताता है कि क्या सही में कंप्लेनेंट के ऊपर रेप कमिट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है उन्होंने 8 और ऐसे आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर केसेस फाइल किए हैं। ऐसे 8 और सिमिलर एफआईआर्स कंप्लेनेंट के द्वारा दिल्ली के डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में फाइल की गई हैं, और जब यहाँ एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो कंप्लेनेंट साफ साफ मना कर देती हैं कॉपरेट करने से, जिससे ये पता लगता है कि ये जो भी कंप्लेनेंट के द्वारा डाली गई है वो एब्यूज है प्रोसेस ऑफ लॉ का। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स कंप्लेनेंट ने दी थी अंडर सेक्शन 164, जो अब सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस हो गया है। देखिए, सेक्शन 164 या सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो कन्फेशंस या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ सिंपली यही चीज मेंशन करते हैं कि जो स्टेटमेंट्स या जो भी कन्फेशंस अंडर 164 और 183 ऑफ बीएनएसएस यहाँ रिकॉर्ड किए गए थे कंप्लेनेंट के, उनको छोड़ के कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो कि शो करता है रेप का कमीशन। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि ये चीज बहुत कंसर्निंग है कि जो सेम रिस्पोंडेंट है उन्होंने 8 और ऐसे सिमिलर तरीके के केस अलग अलग इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में फाइल किए हैं, और इस प्रेजेंट केस को मिला के ये पूरे 9 केसेस हो जाते हैं जो कि फाइल किए गए हैं कंप्लेनेंट के द्वारा। अब इन केसेस से जुड़ी एफआईआर
इंडियन पीनल कोड के अलग अलग प्रोविजंस में लॉन्च की गई थी, जो कि है सेक्शन 34 जो कि बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, सेक्शन 328, सेक्शन 354 जो कि बात करता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन के बारे में, सेक्शन 354A, 354D, ये अलग अलग तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है, जैसे कि डिसरोब हो गया और उससे जुड़ी चीज़ें हो गई। सेक्शन 376, सेक्शन 377, सेक्शन 506 जो कि बात करता है आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, सेक्शन 509 जो कि बात करता है इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन के बारे में। अब यहाँ FIR तो लॉन्च हो गई है इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंडर, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो हैरान कर देने वाली चीज़ यहाँ ये है कि जो कंप्लेनेंट है उन्होंने FIR तो लॉन्च करवा दी, लेकिन यहाँ जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तब वो इस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती, और जब कोर्ट के द्वारा नोटिस देकर कंप्लेनेंट को बुलाया जाता है तब वो कोर्ट में अपीयर भी नहीं होती, जिसके चलते इस पूरी प्रोसेस ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहते हैं एब्यूज, जो कि एक काफी कंसर्निंग चीज है। सो फाइनली डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट इस केस में। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर के अगेंस्ट इनिशिएट हो रखी थी रेप के एलिगेशंस को लेकर, उन सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को यहाँ क्वॉश किया जाता है, क्योंकि जो कंप्लेंट यहाँ कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई थी वो अनबिलीवेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीछे सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेंट यहाँ कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई थी उसको एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहा था, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स को छोड़कर कोई भी एविडेंस यहाँ नहीं था, कोई भी ऐसा क्रेडिबल एविडेंस यहाँ निकल कर नहीं आया था जो कि इस चीज़ को शो करता था कि हाँ भाई सही में यहाँ ऑफेंस ऑफ रेप कमिट हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस जजमेंट को देने के पीछे का ये भी था कि ऐसे सिमिलर केसेस कंप्लेनेंट के द्वारा 8 और लोगों के अगेंस्ट फाइल किए गए थे, जो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड सस्पिशन क्रिएट करता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।